जी, बात हो रही थी टीम ब्रेनस्टॉर्म एंड राइट डाउन द एक्सेप्शंस की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है और आंसर्स को फाइंड आउट किया जाता है, एक्सेप्शंस लिखी जाती हैं, यानी कि एक्सेप्शंस के बारे में ना ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है। तो एक्सेप्शंस के बारे में जब ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है तो फिर क्या होता है, अगला स्टेप आता है, द टीम जनरेट डब्ल्यूबीएस विद 10 टू 20 टास्क। इसमें क्या होता है कि जब ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद और एक्सेप्शंस जब आप लिख देते हो तो उसके बाद यही टीम जो है वो डब्ल्यूबीएस क्रिएट करती है, जिसमें 10 से 20 टास्क अवेलेबल होंगे आपके पास, ठीक है। और उसके बाद टीम एग्रीज ऑन अ यूनिट ऑफ एस्टिमेशन। इसके बाद देखें, पहले क्या हुआ कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये मेक श्योर किया कि टेस्टिंग टेक्निक आनी चाहिए सबको, और सबको प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। उसके बाद टीम ने ब्रेनस्टॉर्म किया और एक्सेप्शन लिखी। एक्सेप्शन लिखने के बाद टीम ने डब्ल्यूबीएस जनरेट किया, जिसमें 10 से 20 टास्क अवेलेबल होंगे। उसके बाद टीम ने एग्री किया यूनिट ऑफ एस्टिमेशन। यूनिट ऑफ एस्टिमेशन मतलब कि यूनिट एस्टिमेशन किस चीज़ में करना है आपने, इसकी यूनिट क्या होगी। जैसे कि हम लोग सेल एंड परचेज करते हैं तो वो किसी पैसे में करते हैं, यानी कि किसी यूनिट में करते हैं, यानी डॉलर्स में करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किस में होता है, डॉलर्स में होता है, तो डॉलर्स एक यूनिट है हमारी। तो इस तरह से वो मनी की यूनिट है, एस्टिमेशन की यूनिट भी होती है, ठीक है। तो वो यूनिट कौन सी होगी वो देखते हैं। आमतौर पे वो यूनिट होती है पर्सन मंथ की, ठीक है। यहाँ पे लिखी नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, पर्सन मंथ, PM, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसे इंशाल्लाह कि वो क्या होता है। तो इसका जो स्टेप 3 है वो है इंडिविजुअल प्रिपरेशंस। क्योंकि हर बंदा जो है एस्टिमेशन टीम में वो ये काम करेगा, तो उसके लिए इंडिविजुअल प्रिपरेशन की भी जरूरत है। हर टीम मेंबर को इंडिपेंडेंटली जनरेट सेट ऑफ प्रिपरेशन रिजल्ट्स। हर टीम मेंबर को अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हर टीम मेंबर को अपने यानी कि इंडिपेंडेंटली जनरेट अ सेट ऑफ प्रिपरेशन रिजल्ट्स, उसको अपने रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं, उसने अपने एस्टिमेशंस करनी है, ठीक है। और फॉर ईच टास्क द टीम मेंबर राइट डाउन एन एस्टिमेट फॉर द effort required to complete the task and any additional exceptions to be needed to make in order to generate an estimate, ठीक है। अब ये दो स्टेप्स हैं। दो स्टेप्स में वो कह रहा है पहले नंबर पे तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हर टीम मेंबर को ना अपना इंडिपेंडेंटली अलग से अपने रिजल्ट्स को प्रिपेयर करना है, और उस रिजल्ट को प्रिपेयर करने के लिए यानी कि हर टास्क को करने के लिए, अब 10 से 20 WBS निकाले थे उसने, तो 10 से 20 WBS के लिए उसको हर एक टास्क के लिए टीम मेंबर को क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा। हर टास्क के लिए एस्टिमेट करना है, उसने देखना है कि मेरा जो टास्क है यानी कि फॉर ईच टास्क WBS के अंदर 10 से 20 टास्क उसने बनाए हैं। तो फर्स्ट करो 20 टास्क बनाए हैं, तो 20 से होकर 20 टास्क के लिए उसने क्या करना है, राइट डाउन द एस्टिमेट फॉर द एफर्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट टास्क। उसने क्या करना है कि अपनी एस्टिमेट एफर्ट करनी है, एफर्ट एस्टिमेट करनी है कि एक टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम, कितने रिसोर्सेज और क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं, ठीक है। और भी कोई एडिशनली एक्सेप्शंस हुई तो वो भी वो लिख देगा, ताकि एस्टिमेशन को जनरेट किया जा सके, एस्टिमेशन को कंप्लीट किया जा सके, एस्टिमेशन को बनाया जा सके, ठीक है। तो कोई और एक्सेप्शंस भी अगर इसको लगी ताकि वो एस्टिमेट को कंप्लीट कर सके, तो वो भी वो ऐड कर देगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये हर बंदा टीम के अंदर रहते हुए वो अपना अपना काम करेगा, और अपने अपने काम के अंदर वो हर टास्क को देखेगा, हर टास्क के लिए वो अलग से हर टास्क के लिए वो अलग से ना एफर्ट कैलकुलेट करेगा, ठीक है। एफर्ट देखेगा, एस्टिमेट करेगा एफर्ट को, कितना टाइम लग रहा है, कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं, क्या क्या चीज़ें लग रही हैं उस टास्क को कंप्लीट होने में। और इसके अलावा मजीद भी कोई चीज़ें एडिशनली चाहिए उसको, वो एक्सेप्शंस कर लेगा, देख लेगा, और उन एक्सेप्शंस को भी राइट डाउन कर लेगा कि मैंने एस्टिमेशन अपनी इन जगहों, इन वजह से या इन एक्सेप्शंस की बेस पर की है, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो उसको हम एस्टिमेट कहेंगे, ठीक है। तो यानी कि वो एस्टिमेट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपका तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप क्या है, एस्टिमेट सेशन। एस्टिमेशन सेशन में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द एस्टिमेशन सेशन, ये अब सबको बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। ड्यूरिंग द एस्टिमेशन सेशन द टीम कम्स अप a consensus on the effort required for each task in WBS। क्या हो रहा है, एस्टिमेशन सेशन के अंदर एक सेशन रखा गया है जिसको हम एस्टिमेशन का नाम दे रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, इस सेशन में टीम जो है, पूरी की पूरी टीम जो है
वो सारी की सारी आएगी और किसी एक टास्क पर बात करेगी और कहेगी कि ये इतनी एफर्ट लगती है इस टास्क के ऊपर, ठीक है। ईच टीम मेंबर फिल्स आउट एस्टिमेशन फॉर्म विच कंटेन हिज एस्टिमेट्स। क्या होगा कि एक एस्टिमेशन सेशन जो है ना वो क्रिएट किया जाता है, उसमें उसके अंदर जो है ना क्या होता है, उसके अंदर एस्टिमेशन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सारे टीम मेंबर्स के बीच में, ठीक है। और उस टीम मेंबर्स को दे दिया जाएगा कि भाई आप लोगों ने अपने अपने टीम अपने अपने एस्टिमेशन डाल दें इसके अंदर, जो भी आपने एस्टिमेशन करके ना आए हैं वो सारी की सारी आप इसके अंदर इस फॉर्म के अंदर डाल दें, अपना नाम शाम लिखें ऊपर, या वट एवर जो भी करना कर लें। तो ड्यूरिंग द एस्टिमेशन सेशन टीम्स कम्स अप कंसेंसस ऑन द एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क। यानी इस सेशन के बीच में क्या होगा कि आप एस्टिमेशन के बीच में क्या होगा कि आपके एफर्ट को कैलकुलेट किया जाएगा हर टास्क के लिए WBS के अंदर, और ये टीम की कंसेंसस से होगा, यानी कि सारी टीम को मिला जुला के होगा। और इस पर्पज़ के लिए हर एक को फॉर्म दिया जाता है और हर फॉर्म के ऊपर वो अपनी अपनी एस्टिमेट डाल देगा, लिख देगा। फिर उसके बाद क्या होता है, द रेस्ट ऑफ एस्टिमेशन सेशन इज डिवाइडेड इनटू राउंड्स। अब यहाँ तक काम हो गया, यानी इसमें अब यहाँ तक अभी क्या हुआ है, हर टीम मेंबर ने अपना एस्टिमेशन किया, एस्टिमेशन करने के बाद उसने बता भी दिया इस फॉर्म के जरिए, उसने बता दिया कि ये चीज़ें। अब बाकी का जो काम है ना, बाकी के लिए एस्टिमेशन अभी यहाँ तक काम खत्म नहीं हुआ, अभी अब बाकी काम है। बाकी का काम क्या है कि रेस्ट ऑफ एस्टिमेशन सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू राउंड्स during which each estimation team member revise her or his estimates based on the group discussion, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, चलिए पढ़ लेते हैं आगे। इंडिविजुअल नंबर्स आर नॉट डिस्कस्ड, ये बात हुई। चलें इसको यहाँ तक पहले इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि भाई ये जो सेशन है ना आपका, जो बाकी का रह जाता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो एस्टिमेशन सेशन है इसको राउंड्स में डिवाइड कर लेते हैं। राउंड्स में मतलब कि सपोज कर लो 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड, यानी कि 4-5 राउंड में इसको डिवाइड कर लिया कि भाई ये काम हम बार बार करते रहेंगे कितने राउंड तक, 5 राउंड तक। ये जितने भी स्टेप्स हमने ऊपर बताए हैं कि हर बंदा जो है वो अपने एस्टिमेट दे रहा है, हर बंदा अपने फॉर्म पर अपना एस्टिमेशन के बारे में लिख रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, वो कहता है कि भाई हम इन चीज़ों को 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। मैंने यही बोला था ना कि वाइट बैंड डल्फी टेक्निक जो रिपीटेबल है। अब ये 4 स्टेप पूरे हो गए हैं, अब यहाँ पे राउंड्स बना रहे हैं कि भाई कितने राउंड्स तक हम ये काम रिपीट करते रहेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, कितने राउंड्स तक। तो वो हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इतने राउंड तक करना है, और उसके बाद उस राउंड्स के अंदर हम करते क्या है, भाई ज़रूरत क्या है इसकी। हमने एस्टिमेशन तो ले ली है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत इसलिए है कि हम क्या करते हैं कि अगर फर्ज करो किसी का एस्टिमेशन ज़्यादा आ रहा है, किसी का कम आ रहा है, किसी का दरमियान में आ रहा है, तो हमने किसी एक मिड पॉइंट पर लेकर आते हैं, और उस मिड पॉइंट या फिर एक पॉइंट पर लेकर आने के लिए जिसमें हम वेरिएशन देख रहे हैं कि भाई एक बंदे ने तो ये बताया, दूसरे बंदे ने ये बताया, यानी कि डिफरेंट एस्टिमेशन आ रही हैं हमारे पास। तो एक कॉमन जगह पे लेकर आने के लिए हमें ये राउंड्स करने पड़े हैं, एक कॉमन चीज़ लेकर आने के लिए जिस पर सारे राज़ी हो जाएं, ठीक है। एस्टिमेशन में तो हर कोई अलग अलग बोल रहा है कि मेरे हिसाब से इतना है, मेरे हिसाब से इतना है, मेरे हिसाब से इतना है। तो ये राउंड इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमें एक रिजल्ट मिल सके, एक कॉमन रिजल्ट, जो कि जिस पर सारे एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरे हिसाब से भी ये ठीक है, सारे टीम मेंबर कहें कि हाँ भाई हमें कोई इतराज़ नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए राउंड बनाए गए हैं, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू राउंड ड्यूरिंग विच ईच एस्टिमेशन टीम मेंबर्स रिवाइज हर एस्टिमेट बेस्ड ऑन द ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या होता है कि ग्रुप की डिस्कशन होगी, मतलब कि जब आपने बताया कि भाई इतने बंदे हैं और इस तरह से, यानी कि एस्टिमेट मैंने किया है, तो अब इसमें ग्रुप डिस्कशन होगी। और इसमें क्या होता है कि अपने हर बंदा जो है ना अपने अपने एस्टिमेट्स को इन द लाइट ऑफ डिस्कशन यानी कि जो भी डिस्कशन हो रही है उसकी रोशनी में आप या उसकी मदद से आप अपने एस्टिमेट्स को दोबारा से रिवाइज करोगे, मज़ीद बेहतर करोगे उसको, ठीक है। दोबारा से रिकैलकुलेट करोगे अपने उन चीज़ों को, ठीक है। फिर इंडिविजुअल्स नंबर्स और नॉट डिस्कस में किया कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कौन कौन इन्वॉल्व है ये नहीं डिस्कस किया गया, ये नहीं बताना। फिर एस्टिमेशन सेक्शन जो है कंटिन्यू आगे पीछे नहीं चल रहा है। मॉडरेटर क्या करता है, सारे एस्टिमेशन फॉर्म्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। क्या करता है,
मॉडरेटर जो है वो सारे एस्टिमेशन फॉर्म को कलेक्ट करेगा। ये पहली स्टेज पे हो रहा था कि जब पहली बार लोगों ने या एस्टिमेशन टीम मेंबर्स ने अपने फॉर्म के ऊपर एस्टिमेट लिख के दे दिए, मॉडरेटर आया, उसने क्या किया, सबको कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद क्या किया, एक प्लॉट द सम ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम ईच फॉर्म ऑन लाइन, क्या किया उसने, एक ग्राफ बना लिया राउंड वन पे। उसने कहा कि एक बंदा ये एस्टिमेट दे रहा है 15 का, एक बंदा 30 का दे रहा है, एक 40 का दे रहा है, एक 60 का, एक 64 का, एक 70 का और एक 73 का। इस तरह से ना वो दे रहा है। तो ये राउंड वन की नतायज निकाली, यानी 7 लोग हैं ना इन्वॉल्व इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग इन्वॉल्व हैं। 7 लोगों ने ये एस्टिमेशन दी है। एस्टिमेट एवरेज नॉट इंक्लूडेड ओवरहेड और कैलेंडर वेटिंग टाइम, ठीक है। तो इसमें ये एस्टिमेशन दी है। अब उसका क्या काम है मॉडरेटर का, मॉडरेटर ने क्या किया है, द टीम रिजॉल्व एनी इशू और डिसएग्रीमेंट्स दैट आर बॉट अप, ठीक है। इंडिविजुअल एस्टिमेट्स आर नॉट डिस्कस्ड, these disagreements are usually about the task themselves. Disagreements are often resolved by adding exceptions. The estimators all revise their individual estimates. The moderator updates the plot with the new total, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये चीज़ें गौर से देखते हैं। पहले राउंड में क्या था, एक बंदे ने ये बताया था 15, एक ने 30 बताया था, एक ने 42 बता दिया था, एक ने 58 बताया था, एक ने 62 बताया था, एक ने 68 बताया था और एक ने 72 3 बता दिया। इतना यानी कि कितना फ़र्क आ रहा है, वेरिएशन कितनी ज़्यादा आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका मॉडरेटर है ना, उसने ये नहीं बताना कि भाई ये इश्यूज़ है आपके बीच में, ऐसा नहीं है। उसने क्या करना है, टीम रिजॉल्व एनी इशू और डिसएग्रीमेंट दैट आर बॉट अप। जो भी इशूज डिस्कशन, आफ्टर डिस्कशन जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं ना, आपने उसको रिजॉल्व करना है। और रिजॉल्व करने का तरीका क्या है कि इंडिविजुअल एस्टिमेट टाइम्स और नॉट डिस्कस्ड, कि उसके एस्टिमेट टाइम्स को डिस्कस नहीं किया गया इसमें कि कितना टाइम ले रहा है वो। बस ये है कि जो डिसएग्रीमेंट्स हैं ना आपके, are usually about the task themselves. Disagreements are often resolved by adding exceptions, कि आपके जो disagreements हैं, मीन्स कि आप कहते हो कि नहीं इसमें तो ये काम होना चाहिए, एक बंदा कहता है नहीं ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, तीसरा बंदा कहता है नहीं ये नहीं ये होना चाहिए, चौथा कहता है मैंने तो इस तरह से किया भाई, मैंने तो ये एक्सेप्शंस को फॉलो किए हैं तो मुझे मेरा एस्टिमेट ये आया, चौथा कहता है मैंने इन एस्टिमेशन को फॉलो करते हुए ये निकाला। तो क्या है कि म्यूचुअल कॉपरेशन से क्या होता है कि वो एक थोड़े से नतीजे पहुँचते हैं और हर एक से रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई अपने अपने एस्टिमेट को दोबारा से कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रख के कुछ एक्सेप्शंस को ऐड करते हुए दोबारा से रीकैलकुलेट किया जाए। तो फिर रीकैलकुलेट किया जाता है तो फिर से वो अपने अपने अलग अलग तरह से ना एस्टिमेट करते हैं, वो अलग अलग से एस्टिमेट करते हैं, फिर उनको एस्टिमेट फॉर्म दिया जाएगा, वो अपने अपने एस्टिमेट दोबारा दिए जाएंगे, मॉडरेटर दोबारा आएगा, दोबारा चेक करेगा, फिर एक प्लॉट बना देगा, ग्राफ बना देगा, उस ग्राफ में फिर से ये बताएगा और फिर कहेगा कि नहीं ये जो फ़र्क आ रहा है ये नहीं आना चाहिए। मज़ीद डिसएग्रीमेंट्स पे बात होगी, फिर मज़ीद एक्सेप्शंस को ऐड किया जाएगा, मज़ीद दोबारा कहा जाएगा उनको भाई इन एक्सेप्शंस को डिस्कशन से जो मिल रही हैं आपको उनको भी ऐड करो, और फिर वो ऐड करने के बाद आपको दोबारा से कहा जाएगा कि दोबारा से एस्टिमेट करो। फिर एस्टिमेट किया जाएगा, एस्टिमेट करने के बाद एस्टिमेशन फॉर्म दोबारा दिए जाएंगे, आप एस्टिमेट अपना लिखोगे, मॉडरेटर दोबारा आएगा, मॉडरेटर ने आके फिर से आपको भाई यही बात करनी है कि भाई जो भी डिसाइड उसने आके प्लॉट बता देना आपको, ये अ, अपने लिए ना मॉडरेटर अपने लिए वो देखिएगा कि ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे आपकी, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि मेरे पास अब प्लॉट में ये रिजल्ट आए हैं, वो फिर कहेगा, बोलेगा कि नहीं आप इसको मज़ीद बेहतर करो। तो वो क्या होगा कि फिर वो मज़ीद एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे, मज़ीद एक्सेप्शन क्रिएट करते 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 वो जो आपके टीम मेंबर्स हैं वो एक पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, यानी काफ़ी हद तक करीब करीब चलेंगे। चौथे नंबर पर देखो आपके जो एस्टिमेशन से राउंड वन में और राउंड फोर में कितने ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर वो जो क्या कहते हैं उसको, जो डिसएग्रीमेंट थे वो सारे रिजॉल्व हो के कितने करीब आ गए हैं कि हर बंदा जो है वो पहला बंदा जो है वो भी 62 पे आ गया है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 75 तक जा रहे हैं। 62 से 65 के दरमियान में उन्होंने एस्टिमेट लगा दिया कि ये ऐसा हो सकता है, हमारा प्रोजेक्ट जो है इतना हो सकता है इस तरह से ना। और पाँचवें भी अगर राउंड लगा लेते हैं तो ये में भी और करीब आ जाए, ठीक है। तो ये मकसद होता है आपका एस्टिमेशन करने का कि राउंड वन में आपने ये एस्टिमेशन किया, फिर डिसएग्रीमेंट्स निकाले, तो फिर राउंड टू में आ गए, राउंड टू से थ्री पे, थ्री से फोर पे। मतलब कि हम एक कॉमन या काफ़ी हद तक करीब करीब एक एस्टिमेट जो है ना हमारा काफ़ी करीब करीब होता है।
अब जब हम इस एस्टिमेशन को लेकर चलेंगे ना, हमारा प्रोजेक्ट फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो है, फर्ज करो कि 60 लाख से 75 लाख तक हमारा जो बजट है वो ये है। फर्ज करो ये बजट था, तो हम कहते हैं 60 से 75 लाख का ये बजट है हमारा, कुछ ऐसा। मैं सपोज करो ये कह रहा हूँ, इस तरह से समझाने के लिए आपको बस। तो वो ये सारे इस बात पे मुतफिक होंगे, हाँ भाई इतना हो सकता है, इतना आ जाएगा। तो इस पर सारे जब मुतफिक हो जाएंगे, जब एक ही बात पे सारे मान जाएंगे कि हाँ भाई ये बात ठीक है, ये ठीक है, अब ओके। जब डिसएग्रीमेंट खत्म हो जाएंगे, एग्रीमेंट हो जाएंगे, एग्री हो जाएंगे सारे, तब जाके आपका वाइडमेंट टेक्निक जो है खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या, मॉडरेटर लीड द टीम मेंबर थ्रू सेवरल राउंड्स ऑफ एस्टिमेट्स टू गेन कंसेंसस ऑन द एस्टिमेट। क्या कह रहा है कि कई राउंड लगेंगे इस पर, और ताकि कंसेंसस यानी कि हकीकत तक पहुंच सके, एस्टिमेशन तक। एंड द एस्टिमेशन सेशन कंटिन्यूज अनटिल द estimate converge or the team is unwilling to revise the estimate। यानी कि ये एस्टिमेट के सेशन जो है ना उस वक्त तक चलेंगे जब तक कि आपका एस्टिमेट काफ़ी हद तक करीब नहीं आ जाता, कन्वर्ज नहीं हो जाता, या फिर आपके सारे टीम मेंबर हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं सॉरी भाई इससे ज़्यादा हमने नहीं करना, ना हमारी समझ में आता है। ठीक है, तो वहाँ तक चलेगा, यानी कि 100% सबसे मांगा जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टास्क स्टेप 5 की। असेंबल टीम, असेंबल टास्क, टास्क को असेंबल करना, यहाँ तक तो हमारा पता चल गया। असेंबल टास्क, द प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क्स विद द टीम टू कलेक्ट the project manager work with the team to collect estimates from the team member at the end of this meeting and comply the final task list estimate and substance। वो क्या कहता है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है जनाब वो अब आ गया बीच में, और वो क्या करेगा, अब प्रोजेक्ट मैनेजर भी अगर इस टीम का हिस्सा था तो वो उसने भी अपने एक्सपीरियंस से सारा एस्टिमेट किया हुआ है। ठीक है, तो उसको भी अच्छी तरह से पता है, इसीलिए उसको कहा गया कि वो भी टीम का हिस्सा बने तो काफ़ी बेटर बेटर होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो क्या करता है कि टीम से उसने सारे एस्टिमेट ले लिए, और टीम मेंबर्स को एट द एंड ऑफ दिस मीटिंग, टीम मेंबर को क्या किया, एक फाइनल लिस्ट तैयार कर दी और उसमें एस्टिमेट्स और सेक्शंस भी लिख लिए। उसके बाद रिव्यू रिजल्ट, द प्रोजेक्ट मैनेजर रिव्यूज द फाइनल लिस्ट विद एस्टिमेशन टीम। उसके बाद जब ये एस्टिमेशन हो जाती है ना, उसके बाद आपका गैंट चार्ट ये सारी चीज़ें बनती हैं ताकि आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि गैंट चार्ट पहले बनेगा, काम आप करो और एस्टिमेशन बाद में करें, नहीं, एस्टिमेशन जब पहले करना है, ये काम पहले करने हैं आपको। ठीक है, तो और भी एस्टिमेशन टेक्निक है, आज हमने पढ़ी है वाइट बैंड के बारे में। इसके बाद प्रॉप टेक्निक है, प्रॉक्सी बेस्ड एस्टिमेशन है, कोकोमो मॉडल है, कोकोमो मॉडल 2 है कि हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर पढ़ेंगे अब। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको प्रॉप भी पढ़ा दूँ, वैसे आपके कोर्स में तो नहीं है कि मैं आई विल ट्राई कि मैं आपको वही पढ़ा दूँ। तो प्रॉप इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इफ एन engineer is building a component similar to one he built previously, then it will take about the same effort as it did in the past। क्या है प्रॉब में, क्या हो रहा है, प्रॉब में इसको बोलते हैं प्रॉक्सी बेस्ड एस्टिमेशन। ठीक है, PRO प्रॉक्सी, B फॉर बेस्ड एंड E फॉर एस्टिमेशन, एस्टिमेटिंग। ठीक है, तो प्रॉक्सी बेस्ड एस्टिमेशन, इसमें क्या होता है कि अगर किसी बंदे ने, किसी इंजीनियर ने ये काम पहले किया हुआ है, तो जितनी एफर्ट, जितना टाइम जो भी कंपोनेंट्स के पहले लगे हैं, हो सकता है इस बार भी उसके उतने ही लगें, ये बताया जा रहा है। Individual engineers use a database to maintain a history of effort that have put into their past projects। यानी कि इंडिविजुअल इंजीनियर जो हैं उनको एक डेटाबेस क्रिएट करनी चाहिए या यूज़ करनी चाहिए, जिसमें वो हिस्ट्री को मेंटेन करें कि उनको कितना टाइम लगा था, कितनी एफर्ट लगी थी पिछले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। और फार्मूला बेस्ड ऑन अ लीनियर रिग्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट एस्टिमेट फॉर ई टास्क फ्रॉम दिस हिस्ट्री। उसमें क्या होता है कि उस हिस्ट्री से ना आप एक लीनियर रिग्रेशन फार्मूला के तौर पर, यानी एक फार्मूला जो कि लीनियर रेगुलेशन पर बेस करता है, उसके थ्रू आप कैलकुलेट करते हो, एस्टिमेट कैलकुलेट करते हो कि आपको कितना टाइम लगेगा बेस ऑन योर हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री, अपने पिछले काम की निस्बत आपको इस पर भी कितना टाइम लगेगा, काम लग जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद कोकोमो 2 मॉडल है। कोकोमो मॉडल होता है एक कोकोमो 2 मॉडल है। तो ये 2 के बारे में भी है, कोकोमो 1 मॉडल भी है। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल इसको बोलते हैं, इसमें कॉस्ट की एस्टिमेशन की जाती है। प्रोजेक्ट आर समराइज्ड using a set of variables that must be provided as an input for a model
that is based on the results for a large number of projects across industries, and the output of the model is a set of size, efforts, estimates that can be developed into project schedule. इसमें क्या कि हम कॉस्ट निकालते हैं और उसको डिफरेंट वेरिएबल्स के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं, यानी कि इनपुट देते हैं और उस मॉडल, यानी कि कई तरह के वेरिएबल हैं जो हम उस मॉडल को देते हैं, और वो मॉडल जो है हमें रिजल्ट निकाल के देता है कि इतना आपको एफर्ट लगेगी, इतनी आपको कॉस्ट लगेगी। ठीक है, ये कोकोमो मॉडल में होता है। बाकी और टेक्निक है, प्लानिंग गेम टेक्निक है आपके पास। प्लानिंग गेम टेक्निक इज अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड फॉर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या है? एजाइल टेक्नोलॉजी, एजाइल मेथड है ना, जो आपके पास एजाइल टेक्नोलॉजी है या एजाइल मॉडल है, उसके अंदर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यूज होती है, ये टेक्निक है। यूँ समझ लेंगे मॉडल है। तो ये प्लानिंग गेम इज अ ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप बेस करता है प्रोजेक्ट प्लानिंग मेथड है फ्रॉम एक्सट्रीम प्लानिंग, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। Light-weighted development methodology developed by Ken Beck in 1990s at Chrysler. It is a full planning process that combines estimation with identifying the scope of a project and the task required to complete the software। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्लानिंग गेम इज़ अ हाईली अट्रैक्टिव। ठीक है, और द स्कोप इज एस्टेब्लिश बाय हैविंग development and business work together to effective write user stories written on index card to describe the scope. Each story is given an estimate of 1, 2 or 3 weeks. This process is repeated continuously throughout the project. प्लानिंग गेम में क्या होता है कि एक आइटरेटिव प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्कोप जो एस्टेब्लिश किया जाता है बाय डेवलपमेंट एंड बिजनेस वर्क टुगेदर। ठीक है, तो इसमें स्कोप जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है, और इसके अलावा यूज़र स्टोरीज बताई जाती हैं। ठीक है, और यूज़र स्टोरी रिटन इन रिटन ऑन द इंडेक्स कार्ड टू डिस्क्राइब द स्कोप। ठीक है, और हर स्टोरी जो है, जितनी भी यूज़र स्टोरीज बताई जाती हैं उनमें से एस्टीमेट लगाया जाता है, यानी कि ई स्टोरी इज गिवन एन एस्टीमेट ऑफ 1, 2 और 3 वीक, 3 वीक्स तक एस्टीमेट देते हैं, और ये प्रोसेस जो है आपका थ्रू आउट द प्रोजेक्ट चल रहा होता है। इसके बारे में भी डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जस्ट ऐसे ही इंट्रोडक्शन था। मेन चीज़ें आपके आगे वाइट बैंड के बारे में मैंने आपको बताया, और इसके अलावा आपको वाइट बैंड के अलावा मैंने कोकोमो मॉडल और बाकी प्रॉप के बारे में बताया। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम इनकी डिटेल्स फर्दर भी पढ़ेंगे। वाइट बैंड के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।